जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण के 50 क्वेश्चन हल करवाने जा रहे हैं। चलिए तो, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आप हमारे अन्य नेटवर्क से भी जुड़ सकते जो सोशल लिंक से, जैसे हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इसके साथ ब्लॉग स्पॉट, जिस पर आप विभिन्न सारे डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी और जो समय पर आने वाले आदेश हैं उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें आप देख सकते हैं। चलिए तो, हमारा पहला प्रश्न को है, छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं। ये दोस्तों हमें बताना है कि ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो पहला है वर्ण, दूसरा स्वर, तीसरा व्यंजन, चौथा मात्रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वर्ण। वर्ण को और छोटा नहीं किया जा सकता है, तो सबसे जो छोटी ध्वनि है उसे कहते हैं हम वर्ण। चलिए दोस्तों, जो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है उसे बोलते हैं वर्ण। अब वर्ण और ध्वनि दोस्तों दो प्रकार का होता है, वर्ण और ध्वनि। तो वर्ण वो चीज़ है जो लिखित भाषा में, वर्ण को क्या कहते हैं, लिखित भाषा, जो लिखित भाषा में लिखा जाता है कोई भी चीज़ उसे कहते हैं हम वर्ण। और जो मौखिक भाषा है, मौखिक यानी मुँह से बोला जाए, उसे कहते हैं हम ध्वनि। तो वर्ण और ध्वनि में यही अंतर है कि वर्ण लिखित भाषा है और ध्वनि मौखिक भाषा है। जिस तरह से दोस्तों कमान से निकला हुआ तीर, यदि तीर निकल जाए तो ये पुनः उसी कमान में वापस नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से ध्वनि यदि मुंह से निकल जाए, किसी के बारे में कुछ शब्द कह दिया जाए तो उन शब्दों को हम दोबारा वापस नहीं कह सकते हैं। जिस तरह से बोले गए शब्द को दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। तो एक चौपाई दोस्तों कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जिस तरह से दशरथ जी ने जो मुख से वचन निकाला था कि हमने ये आपको वचन दिया है, तो दोबारा उसको वापस नहीं किया, बल्कि उन वचनों को क्या किया, इन्होंने अच्छे तरीके से निभाया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है। तो दोस्तों जिनका उच्चारण क्या होता है, दांतों पर जीभ लगाने से होता है। तो पहला दंत, नासिक, मूर्धन्य, अनुस्वर। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा, दंत। क्योंकि क्या होता है, जो दंत वाले रहते हैं तो जीभ को क्या करते हैं, जीभ को दांतों से टच करते हैं, जिससे जो आवाज़ निकलती है तो उन व्यंजनों को बोला जाता है दंत व्यंजन बोला जाता है। चलिए तो, दंत कौन कौन से व्यंजन होते हैं, चलिए तो उनको हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें आता है दोस्तों कौन कौन सा, त, थ, द, ध और न। इन अक्षरों को कहाँ से बोलते हैं हम, दांतों के द्वारा, यानी जीभ को दांतों से छुपाकर बोलते हैं उन्हें, इसलिए इनको कहते हैं दंत व्यंजन। चलिए कितने हैं, ये 5 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 18वां, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है। तो दोस्तों हमें बताना है कि किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका क्या आशय होना चाहिए। तो पहला उपयोग, दूसरा अनुप्रयोग, तीसरा प्रयोग, चौथा सदुपयोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रयोग। क्या होना चाहिए, प्रयोग, यानी किसी वस्तु को व्यवहार में लाना का मतलब होता है उसे प्रयोग में लाना। किस में लाना दोस्तों, प्रयोग में लाना। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ नहीं होती हैं। तो दोस्तों इनमें से बताना किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ
नहीं होती हैं। पहला आरोह, दूसरा ईसाई, तीसरा ओजस्वी और चौथा आत्मशुक्र। इसमें बताना हमें ओजस्वी यानी स्वर व्यंजन संबंधी गलतियाँ नहीं हो सकती। तो चलिए इसका राइट आंसर दोस्तों ओजस्वी। ओजस्वी में क्या होता है दोस्तों कि स्वर और व्यंजन संबंधी गलती नहीं हो सकती, अशुद्धि नहीं हो सकती। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जोड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय को क्या कहते हैं। यानी अर्थात जो शब्द संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नया शब्द की रचना करते हैं तो उन्हें जो प्रत्यय होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम के जो या विशेषण के अंत में लगने से क्या बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं। क्या बनाते दोस्तों, नया शब्द बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। हिंदी भाषा में दोस्तों 8 प्रकार के तद्धित प्रत्यय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो हमें बताना कि पूर्व पद क्या होना चाहिए, गौड़ होना चाहिए और उत्तर पद प्रधान होना चाहिए। तो पहला है द्वंद्व समास, दूसरा बहुब्रीहि समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा तत्पुरुष समास। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास। क्यों, क्योंकि जिस समास का हमने इसके पहले आपको एक वीडियो बताई थी जिसमें हमने आपको समास के बारे में बहुत सारा विस्तार से समझाया था। चलिए तो हम इसमें आपको बताते हैं कि हम क्या करेंगे। समास के लिए ऐसे क्रम से लिख लेंगे, अतक दी द्रव। तो जो पहला अक्षर इसका पहला पद प्रधान होता है, ये दूसरे नंबर पर इसका दूसरा पद प्रधान होता है, ये तीसरे नंबर पर तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, ये चौथे नंबर पर तो क्या करता है, पहला पद संख्यावाची होता है, ये पाँचवें नंबर पर तो उसमें क्या होता है कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, और लास्ट में बहुब्रीहि इसके दोनों पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो अव्ययभाव समास जिसका पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास जिसका पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि समास जिसके दोनों पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है। चलिए तो इसका राइट आंसर हमारा तत्पुरुष समास, क्योंकि पहला पद क्या है इसमें, गौड़ है, और दूसरा पद क्या है दोस्तों इसमें, प्रधान है। तो चलिए दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मूर्तिकार, क्या आ जाएगा, मूर्तिकार। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों इसका राजकुमार। ये सभी एग्जाम्पल है दोस्तों तत्पुरुष समास के। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो दोस्तों प्रश्न है कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। पहला विकारी सर्वनाम, दूसरा अविकारी सर्वनाम, तीसरा संयुक्त सर्वनाम, चौथा संबंधात्मक सर्वनाम। चलिए तो इसका राइट आंसर दोस्तों संयुक्त सर्वनाम। क्या दोस्तों इसका संयुक्त सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से मेल खाते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। दोस्तों संयुक्त सर्वनाम के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे जो कोई, कौन कौन सा आता है, जो कोई, दूसरा कोई। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कुछ, जो कुछ। इसके बाद में आ जाएगा दोस्तों सब कुछ। इस तरह से दोस्तों जो एग्जाम्पल है तो वो आते हैं हमारे कौन से, संयुक्त सर्वनाम के। चलिए इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए तो इसका एग्जाम्पल इस प्रकार है,
उसकी मदद करने, उसकी मदद करने कोई ना कोई आ जाएगा। ये दोस्तों इसका एग्जाम्पल कि उसकी मदद करने कोई ना कोई आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों जो संयुक्त सर्वनाम है कौन कौन सा? कोई ना कोई आ ही जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो दोस्तों हमें बताना है कि जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि क्या जुड़ा है, जो भी फल जुड़ा है वो फल कैसे जुड़ा है? कर्म से जुड़ा है। किससे जुड़ा है दोस्तों? कर्म से। तो कौन सी क्रिया होगी? तो दोस्तों होगी साकर्मक। कौन सी होगी? साकर्मक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी, साकर्मक क्रिया। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं जो क्रिया होती है वो कौन कौन सी होती है दोस्तों। क्रिया होती कौन कौन सी? एक होती है हमारे साकर्मक और दूसरा होता है दोस्तों आकर्मक। साकर्मक और आकर्मक। तो जिस वाक्य में कर्म जुड़ा हो, क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो तो उसे कहते हैं साकर्मक। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म न जुड़ा हो उसे कहते हैं आकर्मक क्रिया। तो दोस्तों साकर्मक और आकर्मक क्रिया। तो साकर्मक में क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है, आकर्मक में क्रिया के साथ कर्म नहीं जुड़ा रहता है। चलिए दोस्तों तो इनके हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। चलिए तो पहला एग्जाम्पल है हमारा आकर्मक का। किसका दोस्तों? आकर्मक का। तो जैसे हम लिखेंगे वह पीता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? वह पीता है। तो इसमें कहीं भी क्रिया के साथ कर्म नहीं जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं साकर्मक क्रिया का। इसका दोस्तों अगला एग्जाम्पल लिखेंगे साकर्मक क्रिया का। इसमें दोस्तों जैसे राम पानी पीता है, इसमें दोस्तों क्रिया के साथ क्या लगा है? कर्म लगा है, इसलिए ये कहलाएगा हमारा साकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? तो दोस्तों इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द संबंधवाची है। पहला देव, बी देवी, सी देवीय, चौथा देवता। तो दोस्तों हमें बताना है कि एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से हो। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों देवीय। क्यों है देवीय? क्योंकि देवी प्लस के समान। क्या लिखेंगे दोस्तों? देवी का मतलब होता है देवी के समान, अर्थात किसके समान है? देवी के समान है। जिसमें संबंध दिया गया किसके समान दिया गया? देवी के समान संबंध से जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों देवी। देव में संबंध नहीं आ रहा, देवी में नहीं आ रहा, देवता में भी नहीं आता, तो दोस्तों इसका देवी होता है। देव यानी देवी के समान। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसमें बताना है कि क्रिया हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों? क्रिया हो रही है, लेकिन क्रिया के निष्पादन में क्या हो रहा है? समय का ज्ञान हो रहा। क्या हो रहा दोस्तों? इसमें समय का ज्ञान हो रहा। तो उसे क्या कहेंगे? तो पक्ष नहीं कह सकते हैं, काल कह सकते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है? काल। उसे क्या कहें? काल यानी समय। क्योंकि क्या हो रहा? कोई बात चल रही तो उसके साथ में क्या बताया जा रहा? समय बताया जा रहा। तो किसका निर्माण हो रहा? काल का निर्माण हो रहा। तो चलिए दोस्तों काल कितने प्रकार के होते? काल यानी टाइम्स कह सकते हैं जैसे इंग्लिश में। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है दोस्तों हमारा कौन सा? वर्तमान काल,
वर्तमान काल, जिसमें कार्य क्या हो रहा, चल रहा है। दूसरा होता है हमारा भूतकाल, भूतकाल यानी जिसमें काम पूरा हो चुका है। तीसरा होता है भविष्य काल, भविष्य काल जिसमें क्या होना है, काम होने वाला, उसे कहते हैं भविष्य काल। चलो दोस्तों, तो काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जो शब्दों में परस्पर क्या होता है, सामंजस्य होता है, तालमेल होता है, उसे क्या कहते हैं। तो ए नंबर है पदानुक्रम, दूसरा है अन्वय, तीसरा उद्देश्य, चौथा विधेय। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है अन्वय। क्या कहते हैं, जो शब्दों में तालमेल हो उसे कहते हैं हम अन्वय शब्द। दोस्तों अन्वय का मतलब होता है शब्दों का, क्या होता है दोस्तों, शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम। तो अन्वय का मतलब होता है शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम, यानी जो भी हम शब्द लिखेंगे, जो भी भाषा लिखेंगे, तो उसमें क्या होना चाहिए, शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम होना चाहिए। या जिसे हम कह सकते हैं अन्वय का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, तो इस अन्वय का शाब्दिक अर्थ होता है सकारात्मक। क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है सकारात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण सही नहीं है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो पहला है उत्क्षिप्त, दूसरा पार्श्ववक्र, तीसरा सघोष, चौथा ऊष्म। सघोष की संख्या होती है दोस्तों, चलिए तो इसका राइट आंसर है सघोष। क्या कहते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर है सघोष। सघोष की संख्या कितनी है दोस्तों, 13 होती है। ये 13 प्रकार के होते हैं। तो जिन वर्णों में क्या होता है दोस्तों, जिन वर्णों में केवल नाद होता है, नाद यानी गुंजन, जिन वर्णों में नाद या गुंजन होता है उसे कहते हैं हम सघोष व्यंजन या सघोष वर्ण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो हमें बताना है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति पर बताना दोस्तों, तो पहला है 2, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 6। चलिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, दोस्तों हमें बताना है किसके आधार पर। व्युत्पत्ति का मतलब होता है बनावट, किसके आधार पर दोस्तों, बनावट के आधार पर संज्ञा के भेद बताना है। तो दोस्तों ये होते हैं 3 प्रकार के, कितने होते हैं, 3। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 3 प्रकार के भेद होते हैं। चलिए कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला होता है दोस्तों रूढ़, क्या बोलते हैं, रूढ़। दूसरा होता है दोस्तों यौगिक, कौन सा कहेंगे, यौगिक। तीसरा होता है योग रूढ़, तीसरा तो दोस्तों हमारा योग रूढ़। तो बनावट के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। चलिए दोस्तों इनमें देखते हैं रूढ़ किसे कहते हैं। तो जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से बनते हैं। दोस्तों रूढ़ क्या है, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें कहते हैं दोस्तों रूढ़ शब्द कहते हैं। चलिए तो इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं। किसके देखना है दोस्तों, हमें रूढ़ के एग्जाम्पल देखना है। चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल लिखते हैं कल पर, क्या होगा दोस्तों, कल पर। इसमें हम क्या करेंगे, का को अलग करेंगे, ला को अलग करेंगे, पा को अलग करेंगे और रा को अलग करेंगे। तो दोस्तों रूढ़ शब्द वो हो गए
जिनका कोई सार्थक शब्द नहीं निकलता। का कोई मतलब नहीं है, ला का भी कोई अर्थ नहीं है, पा का भी कोई अर्थ नहीं है, रा का भी कोई अर्थ नहीं है। तो रूढ़ शब्द बे शब्द हो जाते हैं दोस्तों, जिनका कोई सार्थक क्या होना चाहिए, सार्थक अर्थ नहीं निकलता, सार्थक नहीं निकलता है। तो दोस्तों रूढ़ वो होते हैं जिनका कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है, यानी उन शब्दों को तोड़ते हैं तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, उन्हें कहते हैं हम रूढ़ शब्द। चलिए दूसरा होता है हमारा यौगिक। कौन सा दोस्तों, दूसरा है यौगिक। चलिए दोस्तों दूसरा है हमारा यौगिक। कौन सा है, यौगिक। तो यौगिक का मतलब होता है दोस्तों बे शब्द, बे शब्द जिनको जिनको तोड़ने से क्या होता है दोस्तों, जिनको तोड़ने से शब्द का, तोड़ने से शब्द का सार्थक क्या दोस्तों, सार्थक अर्थ निकले। तो जिनको क्या होता है दोस्तों, तोड़ने से क्या निकले, सार्थक अर्थ निकले, सार्थक अर्थ निकले। दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि यौगिक वो शब्द कहलाते हैं जिनको तोड़ने से प्रत्येक शब्द का कुछ सार्थक शब्द निकले। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। किसको दोस्तों, यौगिक। तो यौगिक कौन कहलाते हैं, ऐसे शब्द जिनको तोड़ने से उनका क्या निकले दोस्तों, सार्थक अर्थ निकले। जैसे जैसे लिखेंगे देवालय, इसमें एक एग्जाम्पल है दोस्तों देवालय। इसको हम देखते हैं क्या कहते हैं दोस्तों, देव धन आलय, इसको बोलते हैं देव धन आलय। इसका अर्थ होता है दोस्तों किसका आलय, देव का आलय। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों इसमें राजपुरुष, राजपुरुष। अब इसके टुकड़े कर दिए जाएं तो आ जाएगा दोस्तों राजधन पुरुष, राजधन पुरुष। तो इसमें हम देखते हैं कि एक शब्द इसका भी सार्थक शब्द अर्थ निकला और पुरुष का भी सार्थक अर्थ निकला। इस तरह से दोस्तों जिनके सार्थक, इन जिन शब्दों को तोड़ने से सार्थक अर्थ निकलते हैं उन्हें कहते हैं हम यौगिक शब्द। चलिए इसके बाद आता है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसी तरह से हमारा तीसरा है इसमें योग रूढ़। क्या बोलते दोस्तों, योग रूढ़। तो इसकी परिभाषा दोस्तों वे शब्द जो यौगिक होते हैं, जो क्या होते हैं, यौगिक होते हैं किंतु सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ये सामान्य अर्थ प्रकट ना करें, सामान्य अर्थ प्रकट ना कर, किसको, अन्य अर्थ को, अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं। दोस्तों योग रूढ़ वो हो जाएंगे जो क्या होंगे, जो सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं। अर्थात जो शब्द हमें दिया जाता है, जो शब्द हम पढ़ते हैं तो उस शब्द का वह अर्थ ना होकर के कोई अन्य अर्थ निकलता है। चलिए तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझते हैं। चलिए जैसे यहाँ लिखा गया, चलिए यहाँ लिखते हैं दशानन। क्या लिखेंगे दोस्तों, दशानन। तो इसका तात्पर्य तो दोस्तों दशानन का अर्थ होता है कि दस है आनंद, अर्थात कौन, तो इसका प्रसिद्ध कौन है, रावण। अर्थात में निकला दोस्तों कौन सा, रावण निकला। जैसे लिखेंगे दोस्तों पीताम्बर, पीताम्बर, पीला है वस्त्र, अंबर अर्थात कौन होगा, श्री विष्णु। तो जो इसका अर्थ निकलना चाहिए दोस्तों, जो हमें दिख रहा था वो नहीं आ रहा, बल्कि कोई तीसरा या अन्य शब्द इसका अर्थ निकल रहा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है। दोस्तों हमें बताना कि समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है। पहला है समुच्चय बोधक, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा संबंध बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है कौन सा, समुच्चय बोधक। ई नंबर का ऑप्शन सही है। तो दोस्तों जो समुच्चय बोधक होते हैं दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं,
समुच्चय बोधक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों हमारा कौन सा? समानाधिकरण, जो लिखा गया प्रश्न में पूछा गया, ये होता है दोस्तों 1 नंबर का। और दूसरा होता है दोस्तों हमारा कौन सा? व्याधिकरण। कौन सा होता है दोस्तों? व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों समुच्चय बोधक? 2 प्रकार के, समानाधिकरण और दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो दोस्तों जो हमारे कौन से समानाधिकरण हैं, ये होते हैं जो समुच्चय अव्यय 2 स्वतंत्र वाक्य या उपवाक्यों को क्या करते हैं? जोड़ते होने कहते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जैसे इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, इसमें आ जाएगा जैसे दोस्तों परंतु, क्या आ जाएगा? परंतु। ये 2 वाक्यों को क्या करते हैं? 2 स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ते हैं, परंतु। और आ जाएगा अतः। इसके बाद आ जाएगा किंतु। एक दोस्तों इसके एग्जाम्पल उदाहरण है। और भी आ जाएगा दोस्तों जो क्या करते हैं? 2 वाक्यों को स्वतंत्र रूप से 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। और आ जाएगा दोस्तों बल्कि। इस तरह से यहाँ आ जाएंगे हमारे समानाधिकरण के उदाहरण। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग का मतलब होता है दोस्तों पुरुष लिंग है। तो चलिए पहला है दीमक, दूसरा रात, तीसरा है वर्षा, चौथा है विधुर। तो दोस्तों इसमें हम बता सकते हैं कि दीमक लगी, दूसरा रात आने वाली है, तीसरा वर्षा होने वाली है। समय दोस्तों किसका? स्त्रीलिंग का आभास होता है। इनके सुनने से क्या होता है दोस्तों? सभी में स्त्रीलिंग का आभास होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों ही शब्द दीमक, रात और वर्षा दोनों ही क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों इसमें जो पुरुष लिंग है वो है विधुर। इसका राइट आंसर है दोस्तों विधुर। इसमें क्या आता है दोस्तों? पुरुष लिंग। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हम आपको बता दें कि हिंदी में दोस्तों किसमें? हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है दोस्तों स्त्रीलिंग और दूसरा होता है दोस्तों पुरुष लिंग। कितने होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग। इसी प्रकार दोस्तों संस्कृत में लिंग होते हैं दोस्तों कितने प्रकार के? तो संस्कृत में दोस्तों लिंग कितने? 3 प्रकार के होते हैं। इसमें दोस्तों स्त्रीलिंग तो रहेगा, स्त्रीलिंग, और दूसरा होता है दोस्तों पुरुष लिंग। इसके साथ दोस्तों अगला स्टेप बढ़ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं नपुंसक लिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? जो तीसरा होता है उसको हम बोलते हैं नपुंसक लिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम नपुंसक लिंग बोलते हैं, जिसमें ना तो मेल आता है और ना ही फीमेल आता है। चलिए दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, एवं वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को एक दूसरे तक शेयर भी कर देना। चलिए तो वीडियो को रखते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।